दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज मध्यवर्ती कत्यूरी शासन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कार्तिकेयपुर साम्राज्य और कत्यूरी को। तो कार्तिकेयपुर साम्राज्य और कत्यूरियों को हमने पढ़ा था कि इनका जो साम्राज्य विस्तार था वह चमोली गढ़वाल में फैला हुआ था, और वहां पर हमने यह भी देखा कि एक बसंत देव नाम का एक सम्राट था जिसने कि कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करी थी। उसके बाद उनके 3 परिवारों ने वहां चमोली के कार्तिकेयपुर में शासन किया था। तत्पश्चात वहां से उन्होंने कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण अपनी राजधानी परिवर्तित की, और वह राजधानी परिवर्तित करके लाए थे कुमाऊं क्षेत्र में, यानी कुमाऊं के कत्यूर घाटी में। इसीलिए उन कार्तिकेयपुर राजवंश के जो वंशज थे उन्हें बाद में कत्यूरी कहा गया था। और वह कत्यूरी, जिन कत्यूरियों ने अपना एक स्वर्णिम इतिहास लिखा, अपना स्वर्णिम इतिहास रचा, उन कत्यूरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना रुके हुए आज की वीडियो सीधा शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन होने वाला है मध्यवर्ती कत्यूरी शासन, यानी जो इससे पहले प्रारंभिक कत्यूरी थे या प्रारंभिक कार्तिकेयपुर साम्राज्य के लोग थे, उन्होंने शासन किया था चमोली में। अब ये लोग शासन करने वाले हैं कुमाऊं क्षेत्र में। और इन मध्यवर्ती कत्यूरियों ने जो शासन किया था वह लगभग 1040-50 से शुरू होता है और 1398 के आसपास तक इनका शासन रहता है। हालांकि इनके बाद परवर्ती कत्यूरी लोग भी कई देर तक रहते हैं जिनका कि आपको इतिहास मिल जाएगा, लेकिन उनका कुछ साम्राज्य का विस्तार नहीं होता है। पौड़ी गढ़वाल में उन्होंने टीलू रौतेली के साथ संग्राम किया था, तो वो समय आता है परवर्ती कुलिंद। तो ये वाले हो जाते हैं मध्यवर्ती कुलिंद, जिन्होंने 1040 से 1398 के आसपास तक शासन किया था। तो इन्हें हम इस तरीके से जानते हैं कि कुमाऊं में इन लोगों ने जैसे ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया, या गढ़वाल क्षेत्र चमोली से जब ये लोग कुमाऊं की ओर आए, इन्होंने अपने जो वंशज के लोग थे उनको जगह जगह फैला दिया। यानी ये लोग कई शाखाओं में बढ़ गए थे। कई शाखाओं का मतलब कई परिवारों ने अलग अलग जगह पर अपनी राजधानियां स्थापित करना शुरू कर दी थी। और शायद से इसलिए कि कुमाऊं क्षेत्र, वहां पर प्राकृतिक आपदाएं कम घटित होती हैं, इसलिए उन्होंने जहां पर उनका मन किया उन क्षेत्रों में शासन करना शुरू कर दिया। इनमें हम देख रहे हैं जैसे इन मध्यवर्ती कत्यूरियों ने चमोली गढ़वाल से आने के बाद कई शाखाओं में विभाजित हो गए। जैसे यहाँ पर 7 शाखाएं लिखी हुई हैं। तो आप पहली शाखा थी बैजनाथ शाखा, जिनको कि हम मुख्य कत्यूरी भी कहते हैं। ये बैजनाथ शाखा के लोग थे। उसके बाद हो जाते हैं कुछ लोग गए अस्कोट में। अस्कोट का मतलब ये पिथौरागढ़ क्षेत्र हो गया, और पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में ये लोग रजवार कहलाए। उसके बाद कुछ लोग जाते हैं डोटी। डोटी का मतलब नेपाल, और नेपाल में ये लोग मल वंश के लोग कहलाते हैं। उसके बाद कुछ पिथौरागढ़ के ही सिरा क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। कुछ लोग चंपावत के काली कुमाऊं में जाते हैं, और वे काली कुमाऊं शाखे के कहलाते हैं। कुछ बारामंडल क्षेत्र में जाते हैं। बारामंडल का मतलब अल्मोड़ा में ही है ये बारामंडल क्षेत्र। और कुछ लोग पाली पछाऊ क्षेत्र में जाते हैं। तो इन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार इस प्रकार से लगभग 7 शाखाओं में विभाजित किया। अब ये 7 शाखाएं सभी ने साम्राज्य स्थापित तो नहीं कर पाया, लेकिन सभी का लगभग यहां पर निवास हो गया। इनमें से ये जो 3 वंश हैं, ये 3 वंश प्रमुखतः अपना साम्राज्य बनाते हैं। कुछ मध्यवर्ती कत्यूरी जो हम पढ़ने वाले हैं वे तो ये कत्यूरी ही है। फिर ये जो रजवार हैं अस्कोट के, इन रजवारों का भी बहुत बड़ा इतिहास है, इसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद डोटी के मल, और ये वही मल है जो बाद में चंद शासकों से बहुत युद्ध संग्राम करते हैं। ये वही मल है नेपाल के। यानी हमारे जो कार्तिकेयपुर वंश के लोग थे वह जाकर के नेपाल तक बस गए, और अंततः यही नेपाली आकर के एक बार उत्तराखंड पर भी विजय करते हैं और उत्तराखंड को अपनी गुलामी में रखते हैं। तो ये थे हमारे कार्तिकेयपुर वंश के लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में बस गए थे। अब इन मध्यवर्ती कत्यूरियों के कोई विशेष प्रकार के लेख या ताम्रपत्र लेख या शिलालेख तो हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इन कत्यूरियों की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह है लोक गाथा और जागर। यानी लोक गीतों में पौराणिक समय में जो लोग गीत गाते थे उनमें या कुछ देवी देवताओं के रूप में जागरण का गायन होता है,
उन जागरों में भी इनका जिक्र आता है। और जो ये कत्यूरी थे बैजनाथ के, इन्हीं कत्यूरी के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये मध्यवर्ती कत्यूरी जो शासन है ये इन्हीं कत्यूरियों का हुआ है। आज तो आइए देखते हैं इस बैजनाथ क्षेत्र में यानी बैजनाथ शाखा में किस किस राजा ने शासन किया। हालांकि यहाँ क्रमबद्ध तरीके से इतिहास तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जिन राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है वह हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। तो बैजनाथ शाखा में आसंती देव शाखा की शुरुआत होती है, यानी आसंती देव नामक राजा ने यहाँ पर अपनी राजधानी बसाई। जबकि हमने कार्तिकेयपुर साम्राज्य में पढ़ा था कि नरसिंह देव जो कि सुभिक्ष राजदेव का पुत्र था, उसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, लेकिन उनका यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं आता है। शायद उनका जो राजधानी परिवर्तन का जो लक्ष्य था वो आधे अधूरे में ही खत्म हो गया था। तो यहाँ पर आसंती देव ने अपनी शाखा की शुरुआत करी वो 1040 के आसपास, क्योंकि राजधानी परिवर्तन तो 1030 में हुई थी, लेकिन 1030 से लेकर के 10 वर्षों तक शायद कुछ विडंबनाएं रही हो, राजधानी सही से स्थापित न कर पाए हो। तो आसंती देव ने पुनः कत्यूरी की स्थापना की। कहां? अपनी राजधानी रणचुलीकोट यानी कत्यूर घाटी, और यह कत्यूर घाटी यानी रणचुलीकोट है वर्तमान बागेश्वर। तो बागेश्वर के रणचुलीकोट कत्यूर में आसंती देव शाखा बसाई, और यह कहलाए मध्यवर्ती कत्यूरियों का शासन। अब यहां से आसंती देव के बाद दूसरे जो ज्ञात राजा हैं जो कि हमें जागरों और लोक गाथाओं में प्राप्त होते हैं, उन राजा का नाम है प्रीतम देव। अब देखिए, प्रीतम देव को पिथौरा शाही भी कहते हैं और राय पिथौरा भी कहा जाता है, इनके उपनाम थे। और पिथौरा शाही और राय पिथौरा की एक रानी थी, जिन छोटी रानी थी, यानी इनकी 2 रानियां रही होगी। बड़ी रानी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन छोटी रानी का जिक्र है। तो उन छोटी रानी का नाम था जिया रानी। आप जानते हैं जिया रानी, जिनका नाम की मौला देवी भी था। तो जिया रानी ये हरिद्वार की थी, उनके पिता का नाम अमरदेव पुंडीर था। तो प्रीतम देव यह स्वयं खैरागढ़ में बस गया था, यानी रणचुलीकोट से कुछ जगह आगे खैरागढ़ में ये बस गया था। और ये खैरागढ़ लगभग पौड़ी के सीमा के आसपास है, अल्मोड़ा और पौड़ी के सीमा के आसपास। तो यहां पर यह खैरागढ़ में बस गया था। और प्रीतम देव, जिसको कि पिथौरा शाही या राय पिथौरा भी कहते थे, इन्होंने ही 1398 में सोर क्षेत्र में एक किला बनाया। सोर क्षेत्र किसका पुराना नाम था? पिथौरागढ़ का पुराना नाम। तो इस सोर क्षेत्र में एक किला बनाया, जिस किले का नाम रखा अधेम का किला। और यह अधेम का किला बाद में पिथौरागढ़ का किला कहलाया। यानी इस प्रकार से पिथौरागढ़ में किला स्थापित करने वाले कौन हुए? प्रीतम देव, जिनका नाम की पिथौरा शाही था। अब इनके नाम से जो किला बना, उन्होंने तो नाम दिया था अधेम का किला, और बाद में वहां के लोगों ने उसे पिथौरागढ़ का किला कह दिया, या पिथौरा शाही का किला। तो ये पिथौरागढ़ को स्थापित करने वाला या यहाँ किला बनाने वाले कौन थे? प्रीतम देव, जिन्होंने कि 1398 के आसपास बनाया था। उसके पश्चात प्रीतम देव की एक कहानी और आती है कि प्रीतम देव ने ही एक अपना सामंत बनाया था। सामंत का मतलब होता है अपना अधीन किसी दूसरे राजा को बसा लेना। तो उन्होंने प्रीतम देव ने पहली बार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक सामंत बनाया, जिसका नाम दुला शाही या धामदेव था। ये कई बार प्रश्न में भी आ चुका है कि कत्यूरियों का प्रथम सामंत का नाम क्या था। तो कत्यूरियों का जो प्रथम सामंत था वह कौन था? धामदेव। धामदेव को उन्होंने रणचुलीकोट में बसा दिया, और रणचुली में बसाने के बाद स्वयं खैरागढ़ में चले गए। उसके पश्चात होता क्या है कि प्रीतम देव के बसाए हुए धामदेव के 2 पुत्र होते हैं। उन पुत्रों का नाम होता है, एक का नाम होता है मालू शाही और दूसरे का नाम होता है लामण शाही। इन दोनों पुत्रों में से योग्य राजा के योग्य या जो बड़ा पुत्र था वह था मालू शाही। लेकिन मालू शाही के साथ एक स्टोरी और जुड़ी होती है। मालू शाही को बैराठ यानी चौखुटिया का राजा बना दिया जाता है। बैराठ या चौखुटिया, ये चौखुटिया अभी कहाँ है? अल्मोड़ा के अंदर। तो यहाँ पर इसे राजा बना दिया गया, यानी बैराठ का राजा हो गया। बैराठ कुल का भी कहा जाता है इनको। तो बैराठ का राजा ये बन गया, लेकिन
ये अपना स्थायी शासन नहीं कर पाया। इसके पीछे का कारण था कि ये जो मालूशाही था, इस मालूशाही को चमोली की एक रानी, जिसे कि शौक्यानी रानी कहते हैं, शौक्यानी रानी राजुला से प्रेम हो जाता है। अब जैसे ही राजुला से इसे प्रेम हो जाता है तो इसके राज्य के लोग मालूशाही को राज्य से हटाने का प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो प्रेम में इतना पागल हो गया था, कहते हैं कि ये समय समय पर राज्य को छोड़ करके चमोली में आना जाना इसका लगा रहता था। तो ये हमें याद रखना है कि शौक्यानी राजकुमारी, देखो शौक्यानी क्या होता था, एक्चुअली शौक्यानी का मतलब हो गया शौका जाति। अब शौका जाति कौन सी होती थी? शौका प्राचीन समय में भूटिया लोगों को कहा जाता था, तो शायद से हो सकता है ये भूटिया कुमारी रही हो। तो इनके पिता ने अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया था शायद से, इसलिए ये बार बार वहाँ मिलने जाते थे शौक्यानी कुमारी से, लेकिन इस वजह से ये राज्य से हट गई। इसी बीच में एक बड़ी स्टोरी और आती है। वह स्टोरी आती है कि जो ये प्रीतम देव थे, यानी पिथौरा शाही थे, जिन्हें कि हम राय पिथौरा भी कह रहे हैं, उनके भतीजे, भतीजे का मतलब शायद ये हो सकता है भाई के बच्चे या भाई का लड़का, तो उनका भतीजा था एक बड़ा क्रूर अत्याचारी टाइप का, जिसे ब्रह्मदेव कहा गया है, यानी इसे बीरमदेव भी कहते हैं। बीरम का मतलब वीरों का वीर, बड़ा महान प्रतापी, और नाम था इसका ब्रह्मदेव। अब ये ब्रह्मदेव क्या करता है, इस मालूशाही को भी, जब इसका साम्राज्य लगभग खत्म होने की कगार पर रहता है, क्योंकि ये प्रेम के चक्कर में फंस जाता है और वहां से शासन लगभग खत्म होने की कगार पर रहता है, जो प्रीतम देव होता है, इनके जो भतीजे हैं ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने अपना राज्य वापस से ले लिया और राज्य शासन करने लग गया। और इस वजह से एक स्टोरी और आती है कि जो ये प्रीतम देव की जो रानी जिया रानी थी, इन्होंने इनका जो राज्य था या जो ये खैरागढ़ी था या रणचुलीकोट था, इसको प्रॉपर तरीके से त्याग दिया और उन्होंने यहाँ से अपना स्थानांतरण कर लिया और वो चले गए रानी बाग में, जो कि अभी हल्द्वानी के आसपास है। अब प्रीतम देव को जागरों में बहुत अत्याचारी राजा माना गया है, यानी जागरों में इसको बीरम देव भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, बड़ा क्रूर था, अत्याचारी था, इसलिए इसको बीरम देव कहा जाता है। वो भी किसमें? जागर गीतों में, कुमाऊं के जागर गीतों में। उसके बाद इस आदमी ने नया राज्य भी बसाया, जिसे कि सुई राज्य कहा गया, और ये सुई राज्य वर्तमान लोहाघाट चंपावत में स्थापित किया था इसने। और इसी सुई राज्य में कहा जाता है अपनी बेटी का विवाह कर सोमचंद को बसाया था यहाँ, और सोमचंद ने ही यहाँ से चंद्रवंश की शुरुआत की थी। हालांकि इतिहास में कई भ्रम है, क्योंकि ये हो गया है 1398 के आसपास की कहानी, और ये जो चंपावत बसाया जाता है सोमचंद के द्वारा, वो बसाया जाता है 700 ईस्वी के आसपास। लेकिन ये एक कन्फ्यूजन है, पर आप यहाँ पर इतना याद रखेंगे कि सुई राज्य को किसने बनाया था? ब्रह्मदेव ने। कहाँ बनाया था? लोहाघाट चंपावत में, ठीक है। उसके बाद हो जाता है ब्रह्मदेव के कहानी एक इंपॉर्टेंट और आती है। ब्रह्मदेव के साथ साथ लगभग जो ये मध्यवर्ती कत्यूरी शासन होता है, ये खत्म हो जाता है। होता क्या है कि तैमूर लंग नाम का एक आक्रमणकारी तुर्की से आता है, जो कि बहुत क्रूर था, एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। वह लगभग 1398 के आसपास देहरादून में पहुंचता है, और देहरादून में पहुंचने के बाद देहरादून से वो हरिद्वार की ओर भी आगमन होता है, और हरिद्वार में बहुत भीषण युद्ध करने लग जाता है। हरिद्वार में इतना भयानक युद्ध करता है कि वहां पर ब्रह्मदेव भी पहुंच जाता है, जो कि स्वयं एक क्रूर शासक था, लेकिन उससे भी क्रूर ये था, जितना क्रूर ये, उससे भी ज्यादा क्रूर तुर्क था। तुर्क यानी जिसका नाम था तैमूरलंग। और तैमूरलंग ने क्या किया कि हरिद्वार में युद्ध किया बहरूज नामक एक राजा से। देखो इतिहासकारों ने इस बहरूज को ही ब्रह्मदेव कहा है, क्योंकि ये बहरूज नाम मिला हुआ है। तैमूरलंग ने एक अपनी आत्मकथा पुस्तक लिखी जिसका नाम था मुलुफात ई तिमुरी। तो मुलुफात ई तिमुरी नामक किताब में उसने हरिद्वार में जिक्र किया कि मेरे द्वारा बहरूज नामक राजा को पराजित किया गया। तो इस प्रकार से इतिहासकारों ने बहरूज को ही ब्रह्मदेव लगाया, क्योंकि यही अरबी फारसी भाषा में बहरूज कह दिया होगा।
उसके बाद हरिद्वार में ही इस तैमूर लंग ने अमरदेव पुंडीर को भी हराया। और अमरदेव पुंडीर थे दरअसल जिया रानी के पिता। ये जो जिया रानी है, जिया रानी जो प्रीतम देव की छोटी रानी थी, इनके पिता का नाम क्या था? अमरदेव पुंडीर। अब अमरदेव पुंडीर को जैसे ही हराया तो जिया रानी भी हरिद्वार पहुंच गई तुरंत अपनी पिता की सहायता के लिए। और साथ ही साथ यहां पर जिया रानी ने बहुत भयंकर युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध, और तैमूर लंग के सैनिकों को पराजित किया। और तैमूर लंग के सैनिक हरिद्वार में जिया रानी से हार गए। उसके पश्चात जिया रानी ने अपना स्थान पुनः प्रस्थान किया और वो अपना रानी बाग में पहुंच गए। उसके बाद जिया रानी को भी बाद में ये तैमूर लंग के सैनिक हराते हैं, लेकिन उस समय जब हरिद्वार में युद्ध होता है तब जिया रानी जीत जाती है। तो जिया रानी बाद में हार जाती है, उसकी स्टोरी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो याद रखें कि बहरूज को हराया था किसने? तैमूर लंग ने हरिद्वार में, और साथ ही साथ अमरदेव पुंडीर को भी हराया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा कि जिया रानी कौन थी और कहाँ से, किस प्रकार से इनकी कहानी है। थोड़ा बहुत यहाँ से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, जो जिया रानी थी, जिया रानी मैंने बताया कि जिया रानी प्रीतम देव की छोटी रानी थी, काफी वीर थी, काफी योद्धा थी, और ये स्वयं भी महाराजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। तो राजा की पुत्री और राजा की ही रानी, तो रानी योद्धा तो होगी ही। तो जिया रानी, जिनका कि मूल नाम मौला देवी था, इनके भतीजे के द्वारा विद्रोह किए जाने के पश्चात, यानी राज्य को हड़प जाने के पश्चात, जो कि ये मालू शाही, लामन शाही, इन लोगों से ब्रह्मदेव के राज्य हड़प जाने के पश्चात इन्होंने अपना निवास रानी बाग में बना लिया। और ये जो रानी बाग है, ये रानी बाग पहले चित्रशिला के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि रानी बाग का पुराना नाम क्या था, तो चित्रशिला था। इस रानी बाग में गोला नदी के किनारे इन्होंने अपना निवास बना लिया। और ये गोला नदी, जिसको कि हल्द्वानी की जीवन रेखा नदी कहते हैं, और हल्द्वानी में ही इस नदी का प्रवाह क्षेत्र भी है। तो गोला नदी के किनारे ही जिया रानी ने रानी बाग में अपना निवास बनाया था, स्थायी निवास, और यहीं से युद्ध करने वो हरिद्वार में अपने पिता की सहायता करने आए थे। लेकिन हुआ ये कि हरिद्वार में इसने तैमूर के सिपाहियों को बुरी तरीके से पराजित किया। उसके पश्चात जिया रानी यहां से पुनः रानी बाग चली गई। जैसे ही रानी बाग गई तो तैमूर लंग के सिपाही इस रानी के पीछे पीछे आए, और जैसे ही रानी का पीछा करते हुए ये रानी बाग तक पहुंचे, पुनः से कहा जाता है कि इस जिया रानी का तैमूर लंग के सिपाहियों से संग्राम होता है। अब उसके बाद उस संग्राम में जिया रानी शहीद हो जाती है, या कहीं कहीं पर यह भी प्राप्त होता है कि जिया रानी अंतर्धान हो गई थी। अंतर्धान का मतलब लुप्त हो गई थी, छुप गई थी, यानी यहां से तैमूर के सिपाहियों को जिया रानी का पता नहीं मिल पाया। तो ये भी एक रहस्यमयी कहानी है कि अंतर्धान किस प्रकार से होगी थी, क्योंकि यहां पर कहते हैं कि अभी भी इस गोला नदी के किनारे जो बड़े बड़े शिला हैं, जो बड़े पत्थर हैं, इन पत्थरों पर रानी जिया रानी के घाघरे के निशान अभी भी प्राप्त होते हैं। तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ हो कि अंतर्धान हो गई थी, और आज भी उनकी स्मृति में यहाँ रानी बाग में जिया रानी स्मृति मेला भी लगता है गोला नदी के किनारे। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रानी बाग कहाँ है? तो रानी बाग है, अभी के टाइम में रानी बाग हो जाता है नैनीताल के अंदर, यानी हल्द्वानी में, और इसी हल्द्वानी में जिया रानी ने अपना निवास बनाया था। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ याद रखें कि जिया रानी को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। किसको? जिया रानी को। और जिया रानी का मूल नाम तो कई बार पूछा जा चुका है, इनका मूल नाम था मौला देवी। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसे हमने पढ़ा कि मध्यकालीन कत्यूरी शासन। मध्यवर्ती कत्यूरी शासन में महत्वपूर्ण आसंती देव शाखा को आप याद रखेंगे, क्योंकि आसंती देव से ही शुरुआत हुई थी मध्यकालीन कत्यूरी शासन के। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी रणचुलीकोट बनाई थी, जो कि बागेश्वर में है। और तब आते हैं प्रीतम देव, जो कि एक महान सम्राट थे इस कत्यूरियों में, और उनका नाम राय पिथौरा और पिथौरा शाही था। इन्होंने ही पिथौरागढ़ का किला बनाया, तब जाकर के इस शोर क्षेत्र का नाम पिथौरागढ़ पड़ा।
और कई बार यह भी पूछा जा चुका है कि पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या था। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम था सूर, और इस सूर में पिथौरा शाही ने किला बनाया था। उसके बाद इन्होंने ही एक सामंत भी रखा था, और तत्पश्चात सामंतों में से उनके वंशज यहाँ मालूशाही तक हुए, और तब भतीजा जो था ब्रह्मदेव ने पुनः शासन किया, और भतीजे का जो युद्ध होता है तैमूरलंग के साथ। कुल मिलाकर के मध्यवर्ती कत्यूरियों का जो खात्मा किया वो तैमूरलंग के द्वारा किया गया, जो कि एक आक्रमणकारी था और भारत को लूटने के उद्देश्य से भारत में आया था और अपने मुस्लिम धर्म का प्रसार करने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट का नोट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा खास है। यह नोट इस प्रकार से है कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि सुमिक्स राज, जो कि कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम राजा था, सुमिक्स राज के वंशजों ने गोमती घाटी में शासन प्रारंभ कर दिया था। गोमती घाटी कहाँ है? गोमती नदी बागेश्वर के क्षेत्र में। तो गोमती घाटी में शासन शुरू किया, और उस शासन को कहा गया कि यह जो बसंत देव शाखा थी, उस शाखा के चौथे परिवार इसे कहा जाता है, चौथा परिवार। तो शायद ये पूछा जाएगा कि चौथा परिवार कौन सा था कार्तिकेयपुर साम्राज्य का। तो चौथा परिवार गोमती घाटी में बस गया था, ये सुमिक्स राजदेव के वंशज। ये कल की वीडियो का एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसे भी यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि ये भी कुमाऊं में गया था, इसलिए हमने इसे भी अभी क्लियर कर लिया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, और अपना एक फीडबैक जरूर दें, आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों में जरूर फैलाएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। कई लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग एक सब्सक्राइब तो बनता है। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें भी डबल एनर्जी मिलती है, और हम और अच्छी वीडियो आगे लेकर आएंगे। और हमारे चैनल पर बने रहें। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद।